वायुसेना के भारत में कितने कमांडिंग ऑफिसर्स बैठते हैं? कितनी कमान है? हिंदी में कमान, इंग्लिश में कमांड। ठीक है, याद रखिएगा। कितनी है? तो वायुसेना की 7 कमांड है, थल सेना की भी 7 कमांड है, और जो आपकी जल सेना इसकी 3 कमांड। कितनी है भैया? 3 कमांड। तो यानी कि 7 दूनी 14 और 3 17। तो भारत की पूरी जो सेना है, तीनों जो सेना है, उनकी कितनी कमांड है भारत में? 17 कमांड होता है। डीजल की जगह भविष्य में किसका उपयोग किया जाएगा? एलएनजी का यूज किया जाएगा। इन्होंने ये कहा कि एलएनजी जो चीज है, ये जो लिक्विड नेचुरल गैस जो है, ये जो होती है, ये गैस जो होती है 90% कम प्रदूषणकारी है डीजल की अपेक्षा। तो साथियों, आज के करंट अफेयर्स की वीकली क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हमने अगले सप्ताह यानी कि 4 फरवरी से 10 फरवरी तक का जो करंट अफेयर है टॉप 10, उसको आज के सेशन में लिया है और शुरू करते हैं बिना देर करे। और सबसे पहले आप लोगों के लिए आज का जो संडे मोटिवेशनल थॉट है वो ये रहा सामने। कोई भी व्यक्ति तब तक हारता नहीं है जब तक कि वह हिम्मत नहीं हारता है। बिल्कुल सही बात है। हिम्मत से ही जो है आपकी जीत और हार निश्चित होती है, सुनिश्चित होती है। तो यदि आप जीतना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हिम्मत बना के रखें, उसके बाद फिर आगे का सफर जो है तय करें। इसी के साथ आज का जो टॉप 10 करंट है उसमें सबसे पहला बिंदु ये रहा हमारे सामने। हाल ही में दिल्ली में संपन्न ईटी नाउ ग्लोबल बिजनेस समिट का यह कौन सा संस्करण था? विच एडिशन ऑफ द ईटी नाउ ग्लोबल बिजनेस समिट वाज हेल्ड रिसेंटली इन दिल्ली? तो साथियों, आपको बताना है ग्लोबल बिजनेस समिट जो हुई है ये, इसका कौन सा वाला सेशन था? 4th था, 6th था, 3rd था या 8th? कौन सा सेशन था? आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री यहाँ पे है। कुछ एक चीजें मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज याद रखेगा, ग्लोबल बिजनेस समिट जो कि ईटी नाउ यानी कि टाइम्स ग्रुप के द्वारा ये आयोजित की जाती है। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं, टाइम्स ग्रुप के द्वारा ये सेशन इसका लगता है, हर साल लगता है। और ये कहाँ पे संपन्न हुआ है, इस चीज को याद रखेगा। तो ये संपन्न हुआ है, यही प्रश्न में ही दिया हुआ है, दिल्ली में। नहीं, दिल्ली में ताज होटल में इसका जो है सेशन सब कंप्लीट हुआ है। इसको आप पहली चीज तो याद रखेगा। दूसरी चीज ये है कि यह सेशन कौन सा था। तो सेशन पे जाने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये इसमें होता क्या है। इसमें एक्चुअली होता ये है कि आइडियाज दिए जाते हैं, इनोवेशन के आइडियाज दिए जाते हैं, नवाचार के आइडियाज दिए जाते हैं, है ना। आगे दुनिया या भविष्य क्या हो सकता है, इसके ऊपर आइडियाज दिए जाते हैं। अलग अलग फील्ड के लोगों को इस सम्मेलन में, समिट में बुलाया जाता है और वो मंच से अपने आइडियाज को लोगों के सामने अपने अपने फील्ड के आइडियाज रखते हैं। यहाँ पे प्रधानमंत्री देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने भी इसमें शिरकत की, है ना। और भी कई सारे, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स इसमें आए हैं, शाहरुख खान इसमें गए हैं, गौतम अडानी इसमें गए हैं, और तमाम जो दुनिया भर के जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है, बड़े बड़े क्षेत्र हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो, चाहे वो कोई राजनेता हो, चाहे वो कोई फिल्म एक्टर हो, चाहे वो कोई अन्य बिजनेस का, कोई बिजनेस से रिलेटेड कोई लीडर हो, वो लोग इस समिट में आते हैं और अपने उस फील्ड से रिलेटेड आइडियाज दुनिया के सामने रखते हैं कि भविष्य क्या होने वाला। ये इस प्रकार का ग्लोबल बिजनेस समिट है, याद रखेगा। और ये इसका 8th सेशन है। कौन सा सेशन है साथियों? 8th, 8वीं बार इस साल जो है इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली के ताज होटल में, ग्लोबल बिजनेस समिट। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसमें ये कहा है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह 30 ट्रिलियन डॉलर की तरफ जा रही है, यानी कि ये होने वाली है। और इसको उन्होंने ये भी कहा है कि ये सिर्फ 30 ट्रिलियन डॉलर की जो घोषणा है, ये जो वो उन्होंने एक उम्मीद जताई है कि ये होने वाली है, ये इसमें उन्होंने कहा है कि ये गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है। ये गारंटी है कि अगले जो 5 साल हैं इनमें हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कितने ट्रिलियन होने वाली है? 30 ट्रिलियन डॉलर जो है अमेरिकी, ये होने वाली, याद रखेगा। तो ये एक मंत्र इन्होंने दिया है, ये उन्होंने गारंटी भी दी है, और साथ साथ बहुत सारे लोगों ने इसमें अपने अपने आइडियाज जो है पेश किए हैं। तो याद रखेगा, ईटी नाउ की ग्लोबल बिजनेस समिट। अच्छा, ईटी नाउ किसका ग्रुप है ये? तो ये टाइम्स ग्रुप है, याद रखेगा। टाइम्स मैगजीन होती है टाइम्स की, है ना, बिजनेस मीडिया ग्रुप है ये टाइम्स का। तो इसके द्वारा ये आयोजित किया गया है, 8वां संस्करण है, इसको भी याद रखेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहा हूं। अगला प्रश्न है, कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? फोटो अगर आप देख पा रहे हैं, कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए? ये भाई साहब चुने गए हैं जो बैठे हुए हैं सामने। कुछ एक चीजें मैं आपको बता देता हूँ। कजाकिस्तान जो है, इस कजाकिस्तान के, अब मैं क्लियर कर रहा हूँ सारी चीजें, देखती जाइएगा। कजाकिस्तान के जो राष्ट्रपति ये हैं कासिम जोमोट टोकायेव, ये राष्ट्रपति हैं। ठीक है, यहाँ पे तो पहली बात तो ये ऑप्शन खत्म हो गया, ये राष्ट्रपति हैं। इन्होंने हाल ही में, किससे मैं बता रहा हूँ, आंसर बता रहा हूँ, इन्होंने हाल ही में ये जो दिख रहे हैं आपको, अली खान इस्माइलोव ने अपने पद से इस्तीफा दिया। ये प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने पद से इस्तीफा दिया और इनके जगह पे राष्ट्रपति ने नया जो प्रधानमंत्री चुना है वो है ये, यानी कि ओल्जास बेक्टेनोव बन गए हैं कजाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर, जो फोटो में आप यहाँ पे
देख पा रहे हैं। तो याद रखिएगा उल्जास बेक्टनोव जो हैं ये कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इनसे पहले कौन थे? तो पहले थे अली खान इस्माइलोव थे, और कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? तो वो है कासिम जोमोट टोकायेव। अच्छा, यहाँ पे ये चुनाव में नहीं बने हैं, इन्होंने इस्तीफा दिया और ये बने, बस इस प्रकार से याद रखिएगा। एक ही पार्टी के हैं, पार्टी का नाम क्या मैं बताता हूँ, अगर आपने सुना हो, नहीं सुना हो तो मैं बताता हूँ, अमानत पार्टी। कौन सी पार्टी है ये इनकी? अमानत पार्टी, याद रखिएगा। अमानत पार्टी बहुमत में है और इन्हीं के एक दूसरे सदस्य को जो है प्रधानमंत्री बनाया गया है। इन्होंने इस्तीफा दिया और प्रधानमंत्री बनाया गया है। ये जो दिख रहे हैं ओल्जास बेक्टनोव को चुना गया है। कजाकिस्तान, कजाकिस्तान जो है राजधानी कौन सी है इसकी? अस्ताना राजधानी है, याद रखिएगा। राजधानी अस्ताना है। इससे पहले उसको नूर सुल्तान के नाम से जाना जाता था और उससे पहले भी अस्ताना के नाम से जाना जाता था। तो ये राजधानी का नाम कई बार चेंज हुआ है, अस्ताना से नूर सुल्तान, नूर सुल्तान से वापस अस्ताना इसकी राजधानी है। मुद्रा कौन सी है कजाकिस्तान की, ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए, तो तमाम बातें यहाँ पे हो गई है। राष्ट्रपति कौन है कजाकिस्तान के, राजधानी कौन सी है ना, मुख्य नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं और इस्तीफा पद से किसने दिया है, तमाम बातें हो चुकी हैं। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आध्यात्मिक गुरु श्री श्रील प्रभुपाद की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में कब स्मारक टिकट और सिक्का जारी किया है? आपको तारीख बताना है क्योंकि करंट अफेयर है। तो 9 फरवरी 2024 को ये हुआ है, 8 फरवरी 2024 को हुआ है, 10 फरवरी को हुआ है 2024 में, या 7 फरवरी को डाक टिकट और सिक्का जारी किया है श्रील प्रभुपाद की 150वीं जयंती पर, याद रखेगा। देखिए, ये जो श्रील प्रभुपाद है इनके बारे में कुछ बताता हूँ। एक मिशन है गौड़ी मिशन जिसे कहा जाता है, गौड़ी मिशन। इस गौड़ी मिशन के ये संस्थापक हैं। जनरली ये जो मिशन है, ये मिशन वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। किस संप्रदाय से? वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है, याद रखिएगा। तो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित ये जो मिशन है गौड़ी मिशन, इसके संस्थापक है श्री श्रील प्रभुपाद जो है, इसके संस्थापक हैं। इनकी 150वीं जयंती पे सिक्का और डाक टिकट जारी हुआ है। कब जारी हुआ है ये मैं आपको बताता हूँ। तो ये जारी हुआ है 8 फरवरी 2024 को। कब जारी हुआ है साथियों? 8 फरवरी 2024 को ये सिक्का जारी हुआ है, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गई इनके बारे में बात, वैष्णव संप्रदाय की। अब देखिए, वैष्णव संप्रदाय को जनरली ये किनके शिष्य हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये बंगाल में जिसने वैष्णव ये संप्रदाय को फैलाया और साथ ही में भक्ति आंदोलन के प्रमुख जो लीडरों में से, नेताओं में से, या यूं कहें कि प्रवर्तकों में से एक थे चैतन्य महाप्रभु। ये उनके फॉलोवर हैं, उनका अनुसरण करने वाले व्यक्ति हैं श्री जो प्रभुपाद है ये। तो याद रखिएगा, वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु और उनके नक्शे कदम पे चलते हुए गौड़ी मिशन की शुरुआत करी थी इन्होंने, जिनका नाम है गुरु श्रील प्रभुपाद, याद रखेगा, श्री श्रील प्रभुपाद। इनकी 150वीं जयंती पर 8 फरवरी 2024 को 150 रुपए का डाक टिकट और सिक्का जो है जारी हुआ है, इसको भी याद रखेगा। तो ये यहाँ पे करंट अफेयर की बात है। अगले बिंदु की तरफ चलते हैं। अगला बिंदु ये रहा आपके सामने, शानदार करंट अफेयर है, शानदार करंट अफेयर है। 6 फरवरी 2024 को किंगडम ऑफ नीदरलैंड ने किसके साथ मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों में परिवहन ईंधन के रूप में LNG रिपोर्ट जारी की है? तो ये रिपोर्ट का नाम क्या है? मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों में परिवहन ईंधन के रूप में LNG, मतलब LNG एज अ ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल इन मीडियम एंड हैवी ड्यूटी कमर्शियल व्हीकल्स, ये रिपोर्ट जारी की है। और ये रिपोर्ट किन किन ने मिलकर जारी की है? तो एक तो यहाँ पे दे रखा है किंगडम ऑफ नीदरलैंड, और दूसरा आपको बताना इनमें से किसने जारी की है संयुक्त रूप से, मैं आपको बता देता हूं। तो मैं बिना देर करे रिवील कर देता हूं, क्योंकि हमें बात करनी है ढेर सारी। तो आंसर है इसका नीति आयोग। कौन सा आंसर है भैया? नीति आयोग। नीति आयोग और किंगडम ऑफ नीदरलैंड ने मिलकर ये संयुक्त रिपोर्ट जारी की है, याद रखिएगा इस वर्ष, ठीक है। नीति आयोग, किंगडम ऑफ नीदरलैंड मतलब नीदरलैंड जो देश है उसने, मगर मैं आपको बता दूं नीदरलैंड ने वहां से जारी नहीं की है। नीदरलैंड का भारतीय जो दूतावास है, जो एम्बेसी है, भारतीय दूतावास, सॉरी भारत में जो दूतावास है, भारतीय दूतावास नहीं, भारत में जो दूतावास है, किसका दूतावास भैया? किस देश का दूतावास? किसकी एम्बेसी? नीदरलैंड की एम्बेसी है ना, याद रखिएगा, एम्बेसी, ठीक है। तो नीदरलैंड की जो एम्बेसी है, जो दूतावास है भारत में, उसने और नीति आयोग ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। रिपोर्ट का के ऊपर है मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों में परिवहन ईंधन के रूप में LNG। तो यहाँ पे एक शब्द हमें मिल गया है, काम का शब्द है LNG, याद रखिएगा। LNG का फुल फॉर्म परीक्षाओं में आएगा और ये आने वाले भविष्य हमारा है, ये एक प्रकार का भविष्य है। देखिए LNG का मतलब क्या है? LNG का मतलब है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। क्या है भैया? लिक्विफाइड नेचुरल गैस, यानी कि तरलीकृत
प्राकृतिक गैस, ये एलएनजी का फुल फॉर्म है, सबसे पहले तो याद रखिएगा। लिक्विफाइड एलएनजी, एलएनजी मतलब कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस, यानी कि आपका तरलीकृत नेचुरल गैस। एक सीएनजी आपने सुना होगा, सीएनजी का मतलब क्या होता है भैया, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो ये तो आपको पता ही होगा, मगर यहाँ पे क्या है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है, इन दोनों ने मिलकर, नीति आयोग और भारत में जो दूतावास है, जो एम्बेसी है नीदरलैंड की, इन दोनों ने मिलके ये कहा है कि अब जो भारी वाहन और मध्यम वाहन है, ये जो वाहन है, कमर्शियल वाहन है, वाणिज्यिक वाहन है, जैसे ट्रक बस वगैरह हो गए, इनमें पेट्रोल या डीजल की जगह, डीजल मुख्य रूप से यूज होता है, डीजल की जगह भविष्य में किसका उपयोग किया जाएगा, एलएनजी का यूज किया जाएगा। इन्होंने ये कहा कि एलएनजी जो चीज है, ये जो लिक्विड नेचुरल गैस जो है, ये जो होती है, ये गैस जो होती है 90% कम प्रदूषणकारी है डीजल की अपेक्षा। क्या कहा इस रिपोर्ट में, 90% कम प्रदूषणकारी, मतलब 1 लीटर डीजल जितना प्रदूषण करेगा, उसमें आप इसका कितना जला लो, 90 लीटर जला लो। कितना जला लो, लगभग 90 लीटर, मतलब इतना जो है ये सही 60 गैस है, याद रखिएगा प्रदूषण के हिसाब से। दूसरी चीज उन्होंने कही, इसको लाना ले जाना बहुत आसान है। लाना ले जाना क्यों बहुत आसान क्यों है, क्योंकि इस गैस को जो है -160 डिग्री पे, 160 डिग्री पे ठंडा जब करते हैं तो ये लिक्विड फॉर्म में बदल जाती है। नेचुरल गैस काय में बदल जाती है, लिक्विड फॉर्म में। तो नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस को -160 डिग्री पे रखने पे वो काय में बदल जाती है, तरल अवस्था में। तो इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, एलएनजी, यानी कि तरलीकृत नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस या लिक्विफाइड नेचुरल गैस। याद रखिए, तो प्राकृतिक गैस को 160 डिग्री पे रख दो माइनस पे, वो काय में बदल जाएगी, वो लिक्विड फॉर्म में बदल जाएगी, और उसको क्या कह देंगे, लिक्विफाइड नेचुरल गैस बोल देंगे। तो आने वाला भविष्य जो है डीजल के रूप में, जो हमने विकल्प क्योंकि तलाश रहे हैं, डीजल पेट्रोल की कमी हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो इसके ऑप्शन के रूप में किसी न किसी प्रकार का कोई साधन होना चाहिए, किसी प्रकार का ऑप्शन होना चाहिए। तो ऑप्शन में हमने क्या निकाला है, इस रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने क्या लिखा, एलएनजी। एलएनजी का मतलब क्या है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, याद रखिएगा। और ये जो है -160 डिग्री पे नेचुरल गैस को आप लिक्विड बना लो। ये डीजल से कितने कम प्रदूषणकारी है, 90% कम प्रदूषणकारी है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तमाम बातें मैंने आपको बता दी है। और दूसरी चीज, इसमें मुख्य संगठन काय का होता है, कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है, तो इसमें मुख्य रूप से जो गैस होती है उसका नाम है मीथेन। कौन सी होती है भैया, मीथेन। हालांकि मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन का ये संगठन होता है, मगर मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है यहाँ पे, मीथेन गैस होती है। कौन सी होती है, मीथेन। तो तमाम बातें मैंने आपको बता दी है, यहाँ पे याद रखिएगा। नीति आयोग के बारे में आपको पता ही होगा, नीति आयोग का मतलब क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना, यानी कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नीति आयोग को बोलते हैं। और इसके जो उपाध्यक्ष हैं, अध्यक्ष कौन होता है इसका, प्रधानमंत्री होता है। उपाध्यक्ष कौन है, ये आपको सबको पता है, कौन है भैया, ये है सुमन बेरी। कौन है, सुमन बेरी, ये जो है इसके उपाध्यक्ष हैं, याद रखिएगा। अब बात करते हैं नीदरलैंड की। नीदरलैंड का दूतावास तो भारत में है, नीदरलैंड की राजधानी कौन सी है भैया, तो नीदरलैंड की जो राजधानी वो है एम्स्टर्डम। कौन सी है, एम्स्टर्डम। अब नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कौन है, ये कमेंट में छोड़ दीजिएगा, कौन है कमेंट में, है ना, नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो याद रखिएगा अभी जो है ये नीति आयोग और जो भारत में दूतावास है नीदरलैंड के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है, और एक नए ऑप्शन के रूप में, डीजल के नए ऑप्शन के रूप में किसको लाया गया है इस रिपोर्ट में, एलएनजी को लाया गया। एलएनजी का फुल फॉर्म क्या है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जिसमें मुख्य गैस कौन सी होती है, 90% कौन सी गैस है उसमें, मिथेन है। कौन सी होती है, मिथेन। बाकी कुछ एक दूसरी गैसें भी डाली जाती है। ठीक है, तीसरी चीज ये कि डीजल से कितने प्रतिशत कम प्रदूषणकारी है, 90% कम प्रदूषणकारी ये गैस होती है। तो भविष्य जो है इसलिए गैस और ये हो सकती है, याद रखेगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले बिंदु की तरफ, बेहतरीन बिंदु है, 4 दिवसीय राष्ट्रीय जो आरोग्य मेला है उसका आयोजन कहाँ किया गया है। 4 दिवसीय राष्ट्रीय आरोग्य जो मेला है उसका आयोजन कहाँ किया गया है, याद रखेगा। लखनऊ, जयपुर, नोएडा, नई दिल्ली दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। तो आरोग्य मेले का आयोजन कहाँ किया गया है, कुछ एक बातें। सबसे पहली बात, ये कौन है, ये दिख रहे हैं फोटो में, ये कौन है, तो ये है भैया, ये है सर्बानंद सोनोवाल। कौन से मंत्री हैं ये, सर्बानंद सोनोवाल जो है ये मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है, याद रखेगा। और ये कौन से मंत्री है, ये आयुष मंत्री, आयुष मिनिस्ट्री, है ना, आयुष मंत्रालय इनके अंडर में। आयुष का मतलब होता है आयुर्वेदिक, क्या होता है, आयुर्वेदिक। तो आयुष और उसके साथ साथ बंदरगाह और जहाज रानी, कौन सा भैया, बंदरगाह और जहाज रानी मंत्री कौन है, तो ये हैं हमारे ये भाई साहब जिनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। ये जहाज रानी और बंदरगाह मंत्री, और साथ में आयुष मंत्रालय भी इनके पास है।
तो ये जो राष्ट्रीय आयोग मेला शुरू हुआ, इसकी शुरुआत किसने की? सर्बानंद सोनोवाल ने। क्योंकि भारत को जो आयुष मंत्रालय है, आयुष मिनिस्ट्री है, आयुष मंत्रालय है, इस आयुष मंत्रालय के अंतर्गत इस मेले का आयोजन किया गया है। ठीक है, कब से कब तक किया गया है? 1 से 4 फरवरी। कब से कब तक भैया? 1 से 4 फरवरी 2024 के बीच में किया गया है। 4 दिवसीय लिखा हुआ है, 4 दिवसीय मतलब 1 से 4 फरवरी के बीच में किया गया है। अब सवाल आता है कहाँ किया गया है? तो आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। उद्घाटन किसने किया? सर्बानंद सोनोवाल ने किया। इसमें इन्होंने कहा, मतलब इस पूरा ये जो आयोजन हुआ, इसमें फ्री में इलाज वगैरह हुआ है, अभी कुछ समय तक फ्री में इलाज हुआ है, फ्री में जांचें हुई है, सब काम 4 दिनों तक चला है। और सबसे अच्छी बात कि इसमें जो विभागों जिन जिन उपचार पद्धतियों को लिया गया, उनमें देखा जाए तो आयुर्वेद के बाद आपने नाम सुना हो होम्योपैथी, है ना, होम्योपैथी से इलाज इसमें हुआ है, होम्योपैथी। ठीक है, होम्योपैथी, आयुर्वेद। इसके अलावा अगर देखा है तो योग से भी बताया है, योग विद्या से भी बताया है। और भी जो अन्य प्रकार की जो हमारी है ना, और भी अन्य प्रकार की जो एलोपैथी को छोड़ के, जो जनरली जो मेडिसिन होती, गोली दवाइयां होती, इसको छोड़ के जितने भी और उपचार की पद्धतियां हैं, इन पद्धतियों को इसमें इस सम्मेलन में बुला, मतलब उन डॉक्टर्स को इसमें बिठाया गया था और उनके तहत इलाज इसमें किया गया। राष्ट्रीय आरोग्य मेला, ठीक है, याद रखिएगा। तो कहाँ पे आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। किसके अंतर्गत इस मेले का आयोजन किया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, है ना, याद रखना, आयुष विभाग। और आयुष विभाग के मंत्री कौन है? केंद्रीय सर्बानंद सोनोवाल। और साथ में किस विभाग के भी मंत्री हैं ये? तो ये है बंदरगाह या जहाज रानी या बंदरगाह मंत्री, है ना, यानी कि शिपिंग एंड पोर्ट्स मिनिस्ट्री, याद रखिएगा, आयुष के साथ साथ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चल रहा हूं, और अगला बिंदु ये रहा आपके सामने। द एसेट AAA अवार्ड्स फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस 2024 में प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ हरित बॉन्ड कॉर्पोरेट अवार्ड से किस कंपनी को सम्मानित किया गया है? अवार्ड है सर्वश्रेष्ठ हरित बॉन्ड कॉर्पोरेट अवार्ड। ये किसे दिया गया है? REC, सेल, भेल, PFC। पहली बात तो ये कंपनियां यहाँ जो लिखी हुई हैं, ये कंपनियां कौन सी कंपनियां हैं? मेरे ख्याल से आप लोगों को पता होंगी। ये जो कंपनियां यहाँ लिखी हुई हैं, ये है महारत्न कंपनियां, भारत की महारत्न कंपनियां हैं, याद रखिएगा, महारत्न कंपनियां। 4 महारत्न कंपनियां यहाँ पे लिखा रही है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल यानी कि स्टील, है ना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका मतलब क्या है? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ठीक है, और इसका मतलब क्या है भैया? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये चारों कंपनियां कौन सी कंपनियां है? भारत की महारत्न कंपनियां हैं, याद रखिएगा। अब सवाल है कि अवार्ड किसको मिला है इनमें से, है ना, पहली बात। दूसरी चीज क्या है? अवार्ड रिलेटेड किससे है? क्या है इस अवार्ड के तहत, क्या है? मैं आपको बता देता हूं। देखो, अवार्ड में लिखा हुआ है यहाँ पे कि सर्वश्रेष्ठ हरित बॉन्ड कॉर्पोरेट अवार्ड है। अब यहाँ पे एक टर्म याद रखिएगा, हरित बॉन्ड क्या होता है? सवाल ये, बस ये समझ लीजिए, इससे काम हो जाएगा। हरित बॉन्ड का मतलब देखो, अभी ये सब जो कंपनियां हैं, आपको पता है, कंपनियां बड़े बड़े प्लांट लगाती है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट स्थापित करती है। अब बड़े बड़े जब प्लांट लगाती है, और प्लांट से जब आप देखते हैं, प्लांट से जब चिमनी से धुआं निकलता है, उस धुएं से क्या होता है? प्रदूषण होता है, पोल्यूशन होता है ना। तो हरित बॉन्ड का मतलब यहाँ पे होता है, ऐसा होता है कि ये कंपनियां या कोई भी कंपनी अगर इस प्रकार की परियोजना, इस प्रकार के प्रोजेक्ट अप्लाई करे, इंप्लीमेंट करे, इस प्रकार के प्रोजेक्ट बनाए जिनसे पर्यावरण को जरा सी भी हानि ना पहुंचे, तो ऐसे प्रोजेक्ट को क्या कह सकते हैं? ऐसी परियोजना क्या बोल सकते हैं? हरित बॉन्ड। कौन सी परियोजना बोल सकते हैं? हरित बॉन्ड परियोजना, प्रोजेक्ट उनको कह सकते हैं। आ गई ना कहानी समझ में? ठीक है, अब ये तभी हो सकता है जब कंपनी चाहे इस प्रकार के प्रोजेक्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है? आंसर क्या है इसका आंसर है ये REC, यानी कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। सर्वश्रेष्ठ हरित बॉन्ड कॉर्पोरेट अवार्ड किसे मिला है? REC को मिला है। क्यों मिला है ये मैं आपको बता, इसने है ना 2023 में 2023 में 75 करोड़ डॉलर, कितना भैया? 75 करोड़ डॉलर के हरित बॉन्ड यानी कि ग्रीन बॉन्ड जारी किए हैं। क्या जारी किए हैं? ग्रीन बॉन्ड जारी किए हैं। मतलब इसने ये कहा है कि मैं
मेरी कंपनी मतलब ये जो कंपनी है आरईसी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, ये आने वाले समय में कितने कितने करोड़ रुपए की परियोजनाएं लगाएगी, मतलब बिना जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे, ऐसे कितने करोड़ की परियोजनाएं लागू करेंगी? 75 करोड़ डॉलर की परियोजनाएं जो है लागू हमारे द्वारा इस प्रकार के प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे। तो चूंकि हरित बॉन्ड यानी कि पर्यावरण को नुकसान नहीं करने वाली परियोजनाएं ये चला रहे हैं, उसके लिए पैसा इकट्ठा करके लगा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये अवार्ड किसको दिया गया है? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन को दिया गया है। ये कौन है? ये यहाँ फोटो में दिख रहे हैं, ये भाई साहब कौन है? ये भाई साहब हैं इसके अध्यक्ष, आरईसी के अध्यक्ष और एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर। इनका नाम है विवेक कुमार देवांगल। क्या नाम है इनका? लिख देता हूं, विवेक कुमार देवांगल, ये इनका नाम है। अध्यक्ष आरईसी के, याद रखेगा, देवांगल, है ना। तो ये इन्होंने बोला है कि बड़ा ही प्राउड का विषय है हमारे लिए कि हमें सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से। विवेक कुमार देवांगल, याद रखेगा। और आरईसी की स्थापना कब हुई थी? परीक्षा में पूछा जाएगा, आदि की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 1969 में। कब हुई थी? 1969 में आरईसी की स्थापना हुई थी, याद रखेगा। द एसेट ट्रिपल ए अवार्ड्स फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस 2024, इसके तहत जो अवार्ड दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ हरित बॉन्ड कॉर्पोरेट अवार्ड, ये किसे दिया गया है? आरईसी यानी कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन को प्रदान किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके एमडी अध्यक्ष मैंने सब बता दिए। चलिए आगे बढ़ रहा हूं, अगले बिंदु की तरफ जा रहा हूं, और अगले बिंदु ये रहा आपके सामने। भारतीय सेना के किस कमान ने अपने अलंकरण समारोह का आयोजन किया है ना? किस कमान ने अपने अलंकरण समारोह, यानी कि विच कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज्ड इट्स इन्वेस्टिचर सेरेमनी? किसने क्या है अलंकरण समारोह का जो है समारोह का आयोजन? दक्षिण पश्चिम कमान, केंद्रीय कमान, सेना प्रशिक्षण कमान, पूर्वी कमान। ठीक है, याद रखिएगा। तो कुछ एक चीजें मैं पहले बेसिकली बता देता हूं आपको। ठीक है, कुछ एक चीजें क्या है, देखिए आपको बता, भारत की जो सेना है, कितनी सेना है हमारे यहाँ पे? एक है वायुसेना, एक है थल सेना, और एक है जल सेना। 3 प्रकार की सेनाएं हमारे यहाँ पे। अब तीनों सेनाएं जो है भारत में, ये तीनों जो सेनाएं हैं, ये तीनों की तीनों सेनाएं भारत में अलग अलग कमांड्स के रूप में बटी होती है। ठीक है, कुल कितनी कमांड है ये बता देता हूं पहले। कुल कमांड है 17। कितनी कमांड है? कुल 17 कमांड। कितनी कमांड है? 17। ठीक है, 17 कमांड। वायुसेना के भारत में कितने कमांडिंग ऑफिसर्स बैठते हैं? कितनी कमांड है? हिंदी में कमान, इंग्लिश में कमांड। ठीक है, याद रखिएगा। कितनी है? तो वायुसेना की 7 कमांड है, थल सेना की भी 7 कमांड है, और जो आपकी जल सेना, इसकी 3 कमांड। कितनी है भैया? 3 कमांड। तो यानी कि 7 दूनी 14 और 3 17। तो भारत की पूरी जो सेना है, तीनों जो सेना है, उनकी कितनी कमांड है भारत में? 17 कमांड है, याद रखिएगा। ठीक है, और 17 कमांड में वायुसेना कितनी है? 7, थल सेना कितनी है? 7, और अगर देखा जाए तो जल सेना की कितनी है? 3 कमांड है। और इस प्रकार कुल कितनी कमांड्स हैं सेना की? 17 कमांड है, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें से हम बात कर रहे हैं थल सेना की। किसकी बात कर रहे हैं? थल सेना की, यानी कि इंडियन आर्मी की, भारतीय सेना की बात कर रहे हैं। भारतीय सेना के 7 कमांडों में से किस कमांड ने हाल ही में अलंकरण समारोह का आयोजन किया है? तो जिसने किया है उसका नाम है पूर्वी कमान। किसने किया है? पूर्वी कमान, ईस्टर्न कमान। इसका जो मुख्यालय है पूर्वी कमान का, ये कोलकाता में है। कहां पे भैया? कोलकाता में इसका मुख्यालय। इसने अलंकरण समारोह का आयोजन किया और विभिन्न प्रकार के अवार्ड्स अपनी कमान के जो मुख्य जो सोल्जर्स होंगे, जो कर्नल होंगे, जो अन्य पदों पे बैठे हुए, वरिष्ठ पदों पे बैठे हुए लोग होंगे, उनको ये प्रदान किए हैं, याद रखेगा। भारत में 7 है ना। अब मैं इसकी कमान बता रहा हूं आपको। देखो, दक्षिण पश्चिम कमान हो गई, केंद्रीय कमान हो गई, सेना प्रशिक्षण, 3 कमान तो ये हो गई। बाकी जो 4 कमान है वो दिशाओं के हिसाब से। पूर्वी कमान के बाद में उत्तरी कमान, कौन सी आ जाएगी भैया? उत्तरी। फिर दक्षिणी कमान, कौन सी आ जाएगी? दक्षिणी कमान। और एक हो जाएगी पश्चिमी कमान, कौन सी हो जाएगी? पश्चिमी। इस प्रकार से कितनी कमान हो गई? 7 कमान हो गई है, याद रखिएगा। किसकी? थल सेना की बात करी मैंने, भारतीय सेना की बात करी। आगे कहानी सुनिए। तो भारतीय सेना की किस कमान ने अपने अलंकरण समारोह का आयोजन किया है? पूर्वी कमान है, जिसका मुख्यालय कहां पे है? कोलकाता में है, याद रखिएगा। कुल कितनी कमान है पूरी सेनाओं की? 17 कमान है, याद रखेगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में किन देशों की सरकारों ने भारतीय नागरिकों के लिए मुफ्त वीजा नीति जो है को मंजूरी दी है? किसको मंजूरी दी? किस किसने दी है हाल ही में? ईरान व यूएई की गवर्नमेंट ने दी है, ऑस्ट्रेलिया व फ्रांस की गवर्नमेंट ने दी है, ईरान व केन्या की गवर्नमेंट ने दी है, या फ्रांस या जर्मनी, जापान की जो है गवर्नमेंट ने दी है? आपको पता है ये जो पासपोर्ट है, पासपोर्ट का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल आईडी। मतलब इस पासपोर्ट के दम पे आप इंटरनेशनल लेवल में किसी देश में किसी जगह पे जा सकते हैं, क्योंकि ये आपका आईडी है कि आप किस देश के निवासी है। तो ये तो आईडी कार्ड हो गया आपका एक प्रकार
प्रकार का। मगर सामने वाला देश भी आपको बुलाना चाहता है कि नहीं बुलाना चाहता, कि जबरदस्ती घुसना चाहते हो, अगर वो बुलाना चाहता है तो आपको वो क्या जारी करेगा, वीजा जारी करेगा, यानी कि परमिशन देगा कि हाँ ये व्यक्ति जो है जिसके पास ये पासपोर्ट है, जिसका ये आईडी है, जिसका कार्ड है, इसको हम इतने दिनों की परमिशन हमारे देश में घूमने की देते हैं। तो वीजा का मतलब होता है एक प्रकार की उस देश की परमिशन कि वो आपको उसके देश में घूमने देना चाहता है, या जिस काम से आप गए वो काम से आपको उस देश में अंदर आने देना चाहता है। तो ये वीजा होता है। पासपोर्ट यानी कि आईडी होता है, ये तो कार्ड है, और वीजा जो है उस देश की परमिशन होती है। अभी क्या होता है, जिस देश के साथ आपके बेहतर संबंध हो जाए, जिस देश में ज्यादातर आपका आना जाना हो, बेहतर संबंध बन जाए, सरकारें मंजूरी दे दे, ऐसे देश क्या करते हैं, वीजा फ्री जो है परमिशन दे देते हैं नागरिकों को। तो वीजा फ्री होने से क्या होता है कि आप बस आपका ये कार्ड हो, पासपोर्ट आईडी कार्ड आपके पास हो, पासपोर्ट आपके पास हो, और उस पासपोर्ट के दम पे ही आप सीधा उस देश में जा सकते हैं। मतलब आपको क्या लेने की जरूरत नहीं है, वीजा। वहां के जब पुलिस आपको जांच करेगी, आपको पकड़ेगी, देखेगी भैया आपका, तो आपके पास सिर्फ पासपोर्ट होगा। अब पासपोर्ट होगा, मान लो भारत का पासपोर्ट आपके पास है, और मतलब वो जो देश है उस देश में अगर भारतीय पासपोर्ट को वीजा फ्री कर रखा होगा तो वो आपसे कुछ भी नहीं कहेंगे, पासपोर्ट देखेंगे, चेक करेंगे कि हाँ आप वही व्यक्ति हो, इस पासपोर्ट वाली जाओ, घूमो फिरो ऐश करो, है ना, ये चीजें देखेंगे। मगर कहीं अगर आपका पासपोर्ट पाकिस्तान का पासपोर्ट है और पाकिस्तान अगर वीजा फ्री नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो आपको पकड़ेंगे, पासपोर्ट, वो पूछेंगे वीजा किधर है, आप बोलोगे वीजा इनके पास तो है नहीं, इंडियन वालों के पास, तो वो बोलेंगे इनका तो वीजा फ्री देश है इस देश में, है ना, मगर आपके पास वीजा होना चाहिए था, ऐसे में उठा के आपको वापस पाकिस्तान फेंक दिया जाएगा। आई के नहीं कहानी समझ में आपको, है ना, तो याद रखें। तो वीजा फ्री का मतलब ये। अब बात करते हैं किन देशों ने दिया है, ईरान व यूएई, ऑस्ट्रेलिया व फ्रांस, ईरान व केन्या, और फ्रांस व जापान। आंसर है ईरान व केन्या। किसने भैया, ईरान व केन्या जो है, इन्होंने भारतीय नागरिकों के लिए मुफ्त वीजा नीति जो है घोषित की है। अभी 33 से ज्यादा देश हो चुके हैं वीजा फ्री भारतीयों के लिए, वीजा फ्री। हालांकि बहुत ज्यादा स्थिति अच्छी नहीं है, अभी पासपोर्ट इंडेक्स आया था जिसमें हमारी स्थिति बताई गई थी, मतलब बहुत ज्यादा बेहतर नहीं, पर फिर भी अच्छी है, ठीक है, धीरे धीरे सुधर रही है, याद रखिएगा। तो 33 से ज्यादा देश हो चुके हैं जिनमें हम बिना वीजा के सफर कर सकते हैं, सिर्फ किसके दम पे कर सकते हैं, पासपोर्ट के दम पे कर सकते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, ठीक है। देखिए तो कहाँ किया गया है, बात करते हैं। पहली बात तो ये जो सम्मेलन है ये 7th सम्मेलन था। कौन सा सम्मेलन था, 7th था। इसका आयोजन कहाँ किया गया है, छोटे छोटे अक्षरों में यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ 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 अगर पढ़ पा रहे हो तो, ठीक है। तो ये कहाँ किया गया आयोजन, ऑस्ट्रेलिया में किया गया, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में इसका आयोजन किया गया है। कौन सा आयोजन किया गया है, हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, इंडियन ओशन जो है समिट का आयोजन किया गया है। अगर मैं बात करूं आपसे कि ये तो हमारा प्यारा सा देश हो गया भैया, है ना, ये तो हमारा प्यारा सा देश हो गया भारत। अब ये भारत के नीचे अगर आप देखोगे ये पूरा, तो ये क्या फैला हुआ है, इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर यहाँ पे फैला हुआ है। हिंद महासागर जो है उसी का ही भाग बंगाल की खाड़ी है, और उसी का ही भाग इधर अरब सागर है। तो आप चले जाओ चाहे अरब सागर, आप चले जाओ चाहे अरब सागर, ठीक है, चाहे आप चले जाओ बंगाल की खाड़ी, ये पूरा किसका पार्ट है, ये पूरा किसका साम्राज्य है, हिंद महासागर का साम्राज्य। तो हिंद महासागर से लगने वाले जो देश हैं उन देशों के साथ हमारे अच्छे संबंध होने चाहिए, और उन संबंधों के लिए हम काय का आयोजन करते हैं, सम्मेलन का आयोजन करते हैं, ताकि अपने विचार विमर्श जो है प्रस्तुत कर सके और सहयोगी काम कर सके एक साथ मिलकर, ठीक है। आगे ना कहानी समझ में, तो देखो हिंद महासागर सम्मेलन का कौन सा समिट है, ये 7th। स्टार्टिंग कब से बता देता हूं आपको, स्टार्टिंग हुई 2016 से। कब से स्टार्टिंग हुई, 2016 से इसकी स्टार्टिंग हुई है, ठीक है, 2016 से। और अभी कौन सा नंबर का है, 7th का आयोजन का गया है पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। अब प्रश्न आता है हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन करता कौन है, इस सम्मेलन का आयोजन करता कौन है, तो बता देता हूं। इस सम्मेलन का आयोजन जो है, इस सम्मेलन का आयोजन जो है भारत के विदेश मंत्रालय, किसके द्वारा, भारत के विदेश मंत्रालय ने एक संस्था बना रखी है जिसका नाम है इंडिया फाउंडेशन। क्या बना रखी है, इंडिया फाउंडेशन, इंडिया फाउंडेशन। आगे कहानी समझ में, भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा बनाया गया इंडिया फाउंडेशन इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस यानी कि IOC यानी कि हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन करता है। आगे ना कहानी समझ में, और ये जो सम्मेलन है इसका 7वां संस्करण 7th वाला कहां ऑर्गेनाइज हुआ है, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ है 2024 में। आगे दोस्तों, और बताओ विदेश मंत्रालय में मुखिया कौन है मुखिया, एस जयशंकर। क्यों है एस जयशंकर, क्योंकि ये है भारत के विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर, याद रखेगा, ठीक है दोस्तों। कहानी समझ आ गई ना, तो पूरी बात याद रखेगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है भैया, कैनबरा। कौन सी राजधानी है,
कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है, कमेंट में छोड़ देना आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, हाल ही में, और ये तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सभी को पता होगा, मगर इसको लेना जरूरी था क्योंकि पता, याद होना, ध्यान होना जरूरी है। पूछ रहा हूं प्रश्न क्या आया है, देखिए। हाल ही में भारत रत्न की हुई घोषणाओं सहित कुल कितने लोगों को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? आंसर फेंक के मार दो, चिल्ला दो आंसर। कितने हो गए हैं? वेरी गुड, कितने हो गए हैं? 53 हो गए हैं। कितने हो गए हैं? 53 जो है भारत रत्न से सम्मानित लोग हो चुके हैं। किनको जोड़ते हुए? हाल ही में हुई घोषणाओं सहित। मतलब क्या तेज सिंह? मतलब ये कि पहले कितने थे? 48 थे। नए कितने घोषित हो गए हैं? 5। तो कुल कितने हो गए हैं? 53 हो गए हैं। नए 5 कौन कौन है? पहले स्टार्टिंग में घोषणा हुई, किसकी घोषणा हुई? सबसे पहले आपको बताया गया था, सबसे पहले ये कौन है? कर्पूरी ठाकुर साहब। कौन है? कर्पूरी ठाकुर, है ना, याद रखिएगा। दूसरे कौन है? ये है लाल कृष्ण आडवाणी। कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी। तीसरे कौन है? ये तो ये हो गए आपके कौन भैया? चौधरी चरण सिंह। कौन है? भारत के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह। फिर ये कौन है? ये है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव। कौन है? पीवी नरसिम्हा राव। और ये कौन है? MS स्वामीनाथन, है ना, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। तो ये पांचों को 2024 में जो है भारत रत्न सम्मानित करने की घोषणा हो चुकी है। इनको मिला के कुल कितने हो गए हैं? 53 भारत रत्न से सम्मानित लोग हो चुके हैं, याद रखिएगा। ठीक है, हर वैसे दिया कितने लोगों को दिया जाता है प्रतिवर्ष? 3। इस साल रिकॉर्ड तोड़ दिया सरकार ने, कितने लोगों को दे दिया है? 2024 में 5 लोगों की घोषणा कर दी है। आगे कहानी समझ दोस्तों। तो ये था इस सप्ताह का टॉप 10 करंट अफेयर्स। मेरे ख्याल से आप लोगों को मजा आया होगा, ठीक है, और मजा आया है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।